नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं आजम खान की। सीतापुर जिला जेल में बंद आजम खान बेचैन हैं। बेचैनी का कारण कुछ और नहीं बल्कि परिवार से अलग होना बताया जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो परिवार से अलग होने का गम आजम खान के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद है, जबकि आजम की पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट केस में तीनों को 7-7 साल की सजा जेल की हुई है और तीनों इस वक्त जेल में हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खां काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आजम खां का जो परेशानी का सबब है वो परिवार से अलग होना है, क्योंकि आजम खां को जिन मामले में सजा हुई है उसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां जो है हरदोई में बंद है, जबकि तंजीन फातिमा रामपुर में बंद है। ऐसे में आजम खां का परेशान होना लाजमी है, लेकिन आजम खां की परेशानी को देखकर कल उनके चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया है। जेल के अस्पताल डॉक्टरों ने जब उनका परीक्षण किया तो वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तो आजम खां परिवार से जुदा होने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। आजम खां के खाने की बात की जाए तो कल आजम खां ने जो कैदियों को मिलने वाला भोजन है वही खाया है। सादी दाल और सब्जी के साथ रोटी भी खाई है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आजम खान की रातों की नींद उड़ चुकी है। जेल की बैरक में तन्हाई उन्हें सोने नहीं दे रही और ऐशो आराम से रहने वाले आजम पूरी रात करवटें बदल रहे हैं। लेकिन दिन के उजाले में उन्हें इंतजार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और करीबी नेताओं से मिलने का है। दरअसल आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक आजम को तन्हाई बैरक में रखा गया है। आजम को हाई सिक्योरिटी वाले बैरक में रखा गया है। जेल प्रशासन की तरफ से अभी काम नहीं लिया जा रहा। लेकिन क्या आजम खान जेल में बैठकर ही सियासी शतरंज खेलने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह उन्होंने जेल शिफ्टिंग के वक्त एनकाउंटर की आशंका जताई, अब उसे विपक्ष मुद्दा बनाने की तैयारी में है। मोहम्मद आजम खान इस देश के समाजवादी नेता हैं और उनका लोकतंत्र की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। लोकतांत्रिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक कार्यों को जिस तरीके से आजम साहब करते हैं, कम लोग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अपनी आलोचना जो करे, उनकी आलोचना करे या उनकी गलतियां जो उठाए, उनको प्रताड़ित करने का काम करती है। तो ये आजम खान जी के साथ जो हो रहा है वो उनके ही अपने कर्मों का नतीजा है। अपने शासन सत्ता काल में जिस तरीके से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया और नियम कायदे कानून की जो उन्होंने नियम कायदे कानून के साथ खिलवाड़ किया, ये उसका ही नतीजा है। अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल कहाँ से मिलेंगे? तो इस तरीके की बातें करना कहीं से उचित नहीं है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त आजम खान जेल में बंद थे। बावजूद इसके उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। इतना ही नहीं, बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सिंपैथी वोट का फायदा मिला और उन्होंने स्वार सीट पर अपनी जीत दर्ज करवाई। भले ही दोनों की विधायकी चली गई, लेकिन एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम जेल से ही खेल करने वाले हैं। अगर हम विधानसभा की बात की जाए तो जिस समय विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय आजम खान सीतापुर की ही जेल में बंद थे। उस समय भी माना जा रहा था कि जो प्रदेश के जो टिकट फाइनल किए जाएंगे वो आजम खान की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दरअसल आजम खान की जेल यात्रा को समाजवादी पार्टी जुल्म बता रही है और कोशिश रामपुर की उस सीट पर वापसी की है जहां अभी बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में आजम की तरफ से एनकाउंटर का डर और समाजवादी पार्टी की तरफ से जुल्म और नाइंसाफी का संदेश ये बताने के लिए काफी है कि आजम तन्हाई बैरक में रिहाई की स्क्रिप्ट सियासी पन्नों पर लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम खान को सजा पर कांग्रेस प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा है कि यह कोर्ट का फैसला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि रामपुर को नई लीडरशिप की जरूरत है। देखिए, जो उन्हें सजा हुई है वो तो एक न्यायालय का फैसला है और किसी को भी सजा से लगता है गलत हुई है तो अपील कर सकते हैं। जहां तक अखिलेश यादव साहब का बयान है, मैं समझता हूं आजम खान साहब के साथ या उसके अलावा मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की एक पूरी साजिश है। पूरे मुल्क में आप देखिए किस तरह से
मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करा जा रहा है। और मैं समझता हूँ जो रामपुर वालों ने 40-50 साल में एक लीडर तैयार किया, उसको एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया। तो अब ऐसे में रामपुर की जो राजनीतिक विरासत है आजम खान साहब की, उसका क्या होगा? जिस तरह से वो तीनों लोग जेल में हैं, थोड़ा सा ऊपर करिए। देखिए, विरासत के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कभी ऐसा नहीं होता है कि सियासी स्पेस खाली हो और वो खाली ही रहे। मैं समझता हूँ रामपुर को नई लीडरशिप की जरूरत है, मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। इंडी गठबंधन में शामिल एसपी और कांग्रेस के बीच में जारी तनातनी के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उसूलों की आहुति देकर गठबंधन नहीं करना है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने दम पर 80 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। प्रमोद कृष्णम ने दावा किया कि बीजेपी को हराने में केवल कांग्रेस ही सक्षम है। उन्होंने सभी को मर्यादा में रहकर बोलने की नसीहत दी। वो अमरोहा में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में एक गठबंधन खड़ा हो, लेकिन उसूलों की आहुति दे करके हम गठबंधन नहीं करना चाहते। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सब साथ मिलकर लड़ें। ठीक। मगर इस बात को कोई कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ना समझे। एसपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर को लेकर एआईएमआईएम ने चुटकी ली है। प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। 14 का चुनाव पार्लियामेंट का आप हारे, 17 का विधानसभा हारे, फिर 19 का लोकसभा हारे और फिर 22 का विधानसभा हारे, और जो 24 में होने जा रहा है उसमें भी हारने की संभावनाएं ज्यादा हैं और जीतने की कम हैं। तो किस बिहाफ पे आप अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? दूसरी बात कहना चाहूंगा कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है भाई, हम भी देख सकते हैं सपना, और न सपने देखने में उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदमा करती है। तो अखिलेश यादव जी इसी तरीके का सपना देख रहे हैं या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता उनको इस तरह का सपना दिखा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो अखिलेश यादव से अलग हो चुका है। वो आज मजबूती के साथ एमआईएम के साथ खड़ा है। खबर शामली से है, जहां पर आरएलडी के नगर अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आरएलडी के नगर अध्यक्ष वसीउल्लाह खान ने इस्राइल हमास को लेकर विवादित पोस्ट किया था। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी वसीउल्लाह थाना भवन से आरएलडी विधायक अशरफ अली खान का पीए है। आगे बढ़ते हैं, खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर बीजेपी के जिला मंत्री राजेश सिंह पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने उस समय गोली मारी जब राजेश सिंह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। मामला अखंड नगर थाना इलाके के राहुल नगर बाजार का है। बाइक से दो बदमाश आए और फायरिंग की। फायरिंग में बीजेपी नेता बाल बाल बच गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग आए। सूचना के बाद बीजेपी विधायक और पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश कर रही है। दुकान पे हम भाई हमारे नेताजी हैं, तो हम तो अंदर सामान वामान लगा रहे थे। नेताजी यहाँ खड़े थे जी। अब दो लोग बाइक से आए जी और फायर करके गए हैं, लेकिन अब सब बच गए, कोई हताहत नहीं हुआ है। दो लोग थे बाइक से। मुंह बांधे थे या खोले थे? अब देख नहीं पाए हैं। देख नहीं। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी हीरो, वही स्प्लेंडर थी गाड़ी। स्प्लेंडर? नई स्प्लेंडर थी। आगे बढ़ते हैं, मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर लड़कों के कार में स्टंट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि 8-10 लड़के काले और सफेद रंग की गाड़ी लेकर हाईवे पर जा रहे हैं। हाईवे पर गाड़ी का शीशा खोलकर बाहर लटक कर हवाबाजी कर रहे हैं।
इन लोगों की वजह से आसपास से गुजर रही गाड़ियां भी प्रभावित हो रही हैं। यह वीडियो सुभारती मेडिकल कॉलेज के पास का है। और अब बात कर रहे हैं संघ के विजयदशमी उत्सव की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में संघ की ओर से आयोजित दशहरे में शामिल हुए समारोह में बड़ी तादाद में आरएसएस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा है कि भगवान राम हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का मान बड़ा है। भागवत ने कहा कि आज के वातावरण में समाज में कलह फैलाने के चलते प्रयासों को देखकर बहुत लोग स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। अब ये हम करने लगे, लेकिन थोड़ा और एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी, वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे। इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां की व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। आज आरएसएस का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर आरएसएस स्थापना दिवस की बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भारत की युवा शक्ति में राष्ट्र सेवा की भावना और राष्ट्र प्रथम के विचारों को सींचने के लिए कृत संकल्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर सभी स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं। गत 9 दशकों से आरएसएस मातृभूमि की सेवा और स्वाभिमान के लिए युवाओं को अपने कण कण और क्षण क्षण के समर्पण की प्रेरणा देकर राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सीमा की सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता एक तरफ से बीजेपी पर हमला बोलने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर तंज कसा है। तिवारी ने केंद्र सरकार पर सीमा की सुरक्षा में असफल होने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 9 साल, 9.5 साल हो गए। जिन पूर्वोत्तर राज्यों को जन्म दिया था इंदिरा गांधी ने, 7 बहनें बनाई थी, आज अगर उसमें सीमा पार करके कोई अंदर घुसकर आतंकवादी और बाहरी शक्तियां देश के अंदर दंगे करा रही हैं, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर ये मोदी सरकार तो असफल हो गई। वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं रोक पाई, सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, तो ये तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के
फेल्योर की बात है। अभी तक तो बात चल रही थी कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जाने, पर आज मोहन भागवत जी ने साफ कर दिया कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि सीमाओं की रक्षा करना उसी का कर्तव्य है। वो अपने कर्तव्य पूरी तरह असफल रही। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने विशेष परिधान में पीठ की परंपरा को निभाते हुए विधि विधान से श्रीनाथ जी की पूजा की। गोरक्ष पीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में भी खास होता है। इस दिन यहां संतों की अदालत लगती है और गोरक्ष पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर साल विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण किया जाता है। आज विजयदशमी के अवसर पर नाथ परंपरा का पालन करते हुए गुरु गोरक्षनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने खास वस्त्र धारण कर रखे थे। इसके बाद मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया गया। सीएम योगी ने श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र रागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं साधु संतों की मौजूदगी में। वहां पर दंडाधिकारी की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आए। पूजा अर्चना उन्होंने की, भगवान श्रीनाथ की पूजा की और शोभा यात्रा निकलेगी पात्र देव के सामने। आपको बता दें कि झूठ नहीं बोलते, दशहरे पर पूजा का विशेष महत्व है और दंडाधिकारी की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गौ पूजा और सारी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो यहां पर पालन करते हुए। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। मंदिर गर्भगृह का फर्श बनकर तैयार हो चुका है। फर्श पर भी नक्काशी की गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भूतल बनकर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भूतल को फाइनल टच दिया जा रहा है। 15 दिसंबर से पहले प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को तैयार कर दिया जाएगा। मंदिर का गर्भगृह सफेद मार्बल से बनाया गया है। इतना ही नहीं, मंदिर में दरवाजे की चौखट, फर्श, गर्भगृह का द्वार भी मकराना के सफेद मार्बल से बनाया जा रहा है। इस पत्थर पर बारीक नक्काशी भी की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से आ रही है, जहां पर केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम भी नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। यह बड़ी जानकारी है। 11, 12 नवंबर या 15 नवंबर को बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। हालांकि स्थानीय प्रशासन बीकेटीसी को दौरे की जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन यहां पर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन 11, 12 नवंबर या फिर 15 नवंबर को केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ आ सकते हैं पीएम मोदी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। में है पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की रैली और रोड शो की मांग की गई है, जो नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है और जिम्मेदारी एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी को दी जा रही है। दरअसल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हुई है। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी
गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की भारी डिमांड है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यक्रम विभाग के पास में इन राज्यों से एक बड़ी संख्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली जनसभाओं की मांग की निकली है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवंबर माह के पहले सप्ताह से इन चुनावी राज्यों में जनसभाएं करते नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी मॉडल वाला संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत सीएम योगी की लोकप्रियता फिर से बढ़ी है। ऐसे में नवंबर में सीएम योगी की चुनावी जनसभाएं होंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रैली करेंगे। चुनावी राज्यों में रैली के साथ रोड शो भी करेंगे। मध्य प्रदेश में नामांकन में भी शामिल होंगे सीएम योगी। इन राज्यों में सीएम योगी की 65 से ज्यादा जनसभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे।